आप सभी का एक बार फिर से केमिस्ट्री पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग 2024 में पूछे गए पेपर 347 जीबी के प्रश्न 5 को सॉल्व करेंगे। शुरू के 1 से 4 के प्रश्न आपको पिछले वीडियो में सॉल्व कराए गए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछले वीडियो को देख सकते हैं। अब आते हैं, प्रश्न पे दिया है कि मोलर चालकता को समझाइए और 0.002 मोल पर लीटर केसीएल विलयन से भरे सेल का प्रतिरोध दिया है और आपको विलयन की मोलर चालकता का परिकलन करना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे मोलर चालकता क्या होती है। अगर आप देखिए कोई भी विलयन लेते हैं, मान लीजिए मैंने कोई विलयन लिया है जिसमें किसी भी वैद्युत अपघट्य का, मान लीजिए वो वैद्युत अपघट्य कौन है, NaCl है। इसका आपने क्या किया, इस विलयन में कितना मोल घोला है, 1 मोल घोला है। तो किसी भी विलयन में वैद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा उत्पन्न आयनों की जो चालकता होती है वही उसकी क्या कहलाती है, मोलर चालकता कहलाती है। ठीक है, यानी मोलर चालकता मतलब किसी भी विलयन में वैद्युत अपघट्य का 1 मोल घोलने पर उस 1 मोल वैद्युत अपघट्य के अणुओं द्वारा जितने भी आयन उत्पन्न किए जाएंगे उनकी चालकता शक्ति आप जोड़ लीजिए, वही इसकी मोलर चालकता कहलाती है। और मोलर चालकता का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और होता है मोल इनवर्स। आप चाहें तो इस ओम इनवर्स की जगह पे आप सीमेन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मोलर चालकता की परिभाषा भी यही दिया हुआ है कि मोलर चालकता एक विलयन के निश्चित आयतन में किसी वैद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा उत्पन्न आयनों की जो भी चालकता शक्ति होती है वही इसकी मोलर चालकता कहलाती है। इसे लेमडा एम से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेमडा एम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, ये लेमडा एम है और साथ ही साथ यहाँ पर इसका मात्रक देखिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, या अगर आप चाहें तो ओम इनवर्स की जगह पे आप सीमेन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक प्रश्न भी दिया है 0.02 मोल पर लीटर, यानी आपको मोलरता दिया है। देखिए यहाँ यम का मान दिया है। ठीक है, यम का मान 0.02 मोल पर लीटर दिया हुआ है। केसीएल विलयन से भरे सेल का प्रतिरोध मतलब आपको आर भी दिया है। आर की वैल्यू दिया है 480 ओम, ये दिया हुआ है आपको प्रश्न पे। अब साथ ही साथ आपको मोलर चालकता निकालनी है। ठीक है, सेल स्थिरांक भी दिया है। सेल स्थिरांक क्या होता है, सेल स्थिरांक मतलब होता है L/A, यानी जिस वैद्युत अपघटनी सेल में विद्युत अपघट्य का विलयन लिया गया है उसके इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई L और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को ही सेल स्थिरांक कहते हैं, यानी L/A का मान 1.29 हो गया है, ये दिया हुआ है और आपसे मोलर चालकता निकालने को कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप समझे मोलर चालकता का जो सूत्र होता है वो होता है लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरता। तो आपको साफ यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि अगर हमको मोलर चालकता निकालनी है तो मोलर चालकता निकालने के लिए हमको सबसे पहले कप्पा पता होना चाहिए, क्योंकि यम तो हमको पता है। अब कप्पा कैसे निकलता है, तो देखिए कप्पा निकालने का हमारे पास एक आसान सा सूत्र होता है। कप्पा इज इक्वल टू होता है 1/r इंटू L/A। अब आप देखिए यहाँ पे L/A का मान ये दिया हुआ है 1.29, ये रख देंगे। ठीक है, 1.29 हमने यहाँ रख दिया इंटू 1/r, r का मान दिया है कितना, 480। अब आप देखिए अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से जो भी मान मिलेगा वो मान हो जाएगा किसका, कप्पा का। कप्पा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। यम की वैल्यू देखिए आपको यहाँ पे पहले ही दिया था, ये वैल्यू रखेंगे तो आपको मोलर चालकता का भी मान पता हो जाएगा। इसके लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ दिखाया गया है कि यहाँ पर देखिए मोलरता दिया हुआ है, सेल का प्रतिरोध दिया है, L/A दिया और लेमडा एम निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हमने कप्पा निकाला है। जब कप्पा निकल गया है उसके बाद मोलर चालकता का देखिए सूत्र लगाया गया है। कप्पा की वैल्यू रख दीजिए, यम की वैल्यू पहले ही दी है और जब ये वैल्यू आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा ये आंसर। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला दिया है प्रथम कोटि की अपक्रिया को समझाइए। तो देखिए प्रथम कोटि की अपक्रिया किसको कहते हैं, वे सभी अपक्रियाएं जिनकी कोटि कितनी होती है, 1 होती है। यानी जो अभिक्रिया का वेग है जिसको हम dx/dt से लिखते हैं, ये क्रियाकारी की सांद्रता के 1 घात के अनुक्रमानुपाती होता है। हालांकि हम 1 की घात को दर्शाते नहीं हैं, वो अंडरस्टूड रहता है। तो ऐसी सभी अपक्रियाएं जिनकी कोटि ये होगी, यानी अभिक्रिया का वेग क्रियाकारी की सांद्रता के 1 घात के अनुक्रमानुपाती होगा, वो आपकी कहलाएगी प्रथम कोटि की अपक्रिया। यही इसकी परिभाषा देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ इस परिभाषा में जब आप इसको पढ़ लेंगे तो साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल को भी इंक्लूड किया है। उस न्यूमेरिकल को देखते हैं। यहाँ पर वो न्यूमेरिकल दिया है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी k का मान दिया है। तो अगर आपको k की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 5.5 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना दिया, -4,
और ये सेकंड इन्वर्स दिया है और आपसे अर्धायुकाल कह रहा है निकालने को। तो आपको मालूम है प्रथम कोटि की अर्धअपक्रिया का अर्धायुकाल अगर आपको निकालना है तो लिखना पड़ता है 0.693 डिवाइडेड बाई कितना के। अब आपको के की वैल्यू पता है, यहाँ के की वैल्यू इस सूत्र में रख दीजिए तो आपको टी हाफ यानी अर्धायुकाल का भी मान पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे ही सॉल्व किया गया है। अगर आपको के का मान दिया है तो के का मान, फिर अर्धायुकाल निकालना है तो ये सूत्र लगाइए, वैल्यू रखिए और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है लैंथेनाइट आकुंचन या संकुचन जिसको बोलते हैं कि स्पष्ट रूप से व्याख्या करनी है और एक चीज़ और भी बताना है कि संक्रमण तत्व के अनेक यौगिक रंगीन क्यों होते हैं। तो चलिए इसमें दो प्रश्न हैं। पहले हम ये देखते हैं कि लैंथेनाइट संकुचन होता क्या है। तो देखिए आप सबको मालूम है कि जब हम लैंथेनाइट श्रेणी में जाते हैं तो उस श्रेणी में 14 तत्व हैं जो सीरियम से शुरू होकर के और ल्यूटेशियम पे क्या होता है, खत्म होते हैं। लैंथेनाइट श्रेणी के तत्वों में जैसे जैसे हम सीरियम से ल्यूटेशियम की ओर जाएंगे वैसे वैसे आकार में लगातार कमी होती है। जैसे यहाँ पर देखिए अगर सीरियम का आकार बड़ा है तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनका आकार क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो सीरियम से ल्यूटेशियम की ओर जाने पर लगातार इनके आकार में, इनके आयनों की त्रिज्या में कमी होना, यही लैंथेनाइट संकुचन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस चीज़ को बताया भी गया है कि जब आप लैंथेनाइट श्रेणी में सीरियम से ल्यूटेशियम की ओर जाते हैं तो इन तत्वों के जो परमाणु और आयन हैं उनकी त्रिज्याएं नियमित रूप से क्या होती हैं, घटती हैं। यहाँ Ln पे 3 प्लस का मतलब होता है कि लैंथेनाइट की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है और लैंथेनाइट श्रेणी में परमाणुओं और आयनों की त्रिज्या में हुई यही कमी क्या कहलाती है, लैंथेनाइट संकुचन कहलाता है। अब इसी में एक दूसरा प्रश्न दिया था कि संक्रमण तत्वों के अनेक यौगिक रंगीन क्यों होते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि संक्रमण तत्व अगर आप लेते हैं यानी डी ब्लॉक के तत्व लेते हैं तो उनके ज़्यादातर आयन जो होते हैं उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो उससे क्या होगा, किसी भी आयन में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वह आयन रंगीन होगा और अगर आयन रंगीन होगा तो रंगीन यौगिक भी बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस आंसर को मेंशन भी किया गया है कि अधिकांश संक्रमण तत्वों के जो आयनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसके कारण ये आयन रंगीन होते हैं और अगर आयन रंगीन है तो यौगिकों का निर्माण भी रंगीन ही रहेगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। दिया उपसहसंयोजन यौगिकों में संयुक्ता आबंध सिद्धांत को समझाइए। यह प्रश्न 4 नंबर में है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। जैसे मान लीजिए हमने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया है जहाँ मेटल के साथ जुड़ने के लिए 4 लिगेंड आए, अल्फा और यहाँ पे लिगेंड है। अब आप बताइए अगर मेटल के साथ जुड़ने के लिए 4 लिगेंड आए हैं तो यानी मेटल के पास यहाँ जो उपसहसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या कितनी है, 4 है। इसका मतलब साफ है कि मेटल को 4 लिगेंड से जुड़ने के लिए अपने 4 रिक्त कक्षक उपलब्ध कराने होंगे। वो इसलिए क्योंकि ये जो लिगेंड आए हैं ये लिगेंड अपने साथ इलेक्ट्रॉन का युग्म लेके आए हैं जो वो मेटल को देंगे। तो उन इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए मेटल के पास यानी केंद्रीय धातु परमाणु के पास रिक्त कक्षक होने चाहिए। कितने, जितनी उसकी उपसहसंयोजक संख्या है। फिलहाल 4 है तो 4 रिक्त कक्षक चाहिए। अगर 5 लिगेंड आए होते तो 5 रिक्त कक्षक और अगर उपसहसंयोजक संख्या 6 होती तो मेटल को 6 रिक्त कक्षक उपलब्ध कराने होते। तो देखिए उपसहसंयोजक यौगिकों में जो संयुक्ता आबंध सिद्धांत, इसका पहला पॉइंट यही है कि जब आप कोई भी संकर यौगिक बनाते हैं तो उसमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन अपनी उपसहसंयोजक संख्या के बराबर रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है जिसमें लिगैंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन समावेशित होते हैं। ठीक, अच्छा अब मान लीजिए किसी धातु के पास यस कक्षक है, वाह्यतम कोष का यस कक्षक है, वाह्यतम कोष का पी कक्षक भी है, वाह्यतम कोष का डी कक्षक भी मान लीजिए यहाँ पर होगा। ये वाह्यतम कोष के डी जिसमें 5 कक्षक होते हैं और वाह्यतम कोष से पहले का भी डी कक्षक हो सकता है यानी 1 2 3 4 5। ये वाह्यतम कोष से पहले का भी डी कक्षक हो गया यानी n-1d, क्योंकि ये वाह्यतम कोष से पहले का डी कक्षक है तो n-1d से लिखेंगे जबकि बाहरी कक्षक को हमने nd से लिख दिया। ठीक, अब याद रखिएगा केंद्रीय धातु परमाणु जब रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है उससे पहले वो उन कक्षकों की ऊर्जा को एक समान कर देता है यानी संकरण कराता है। जैसे मान लीजिए अगर 4 लोग आ गए हैं, 4 उपसहसंयोजक संख्या है केंद्रीय धातु परमाणु के पास, तो वो किन्हीं 4 कमरों को संकरण में भेज देगा, संकरण करवाएगा ताकि इन कक्षकों की ऊर्जा और आकृति एक जैसी हो जाए, कोई भी लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षक में रख दे। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए यही दिया है कि केंद्रीय धातु परमाणु के जो रिक्त कक्षक होते हैं वो आवश्यकता अनुसार संकरण में भाग लेते हैं। आवश्यकता अनुसार मतलब जितने कक्षक चाहिए उतने ही कक्षक खाली संकरण में जाएंगे और उससे हमको समान ऊर्जा वाले संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। अच्छा, तीसरी चीज़ क्या है, जब जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है ये लिगैंड के संपर्क में आता है तो लिगैंड क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा मेटल को देता है कि इसको आप अपने पास रखिए और जैसे लिगैंड का दिया गया इलेक्ट्रॉन
केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षक में पहुंचता है वैसे ही लिगेंड और मेटल के बीच में उपसहसंयोजी बंध बन जाता है। तो देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ बताया भी है कि जब हमारा लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में आता है तो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के जो रिक्त कक्षक हैं उसमें लिगेंड के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, जिससे धातु परमाणु या आयन और लिगेंड के मध्य कौन सा बंध बन जाता है, उपसहसंयोजी बंध। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि संकरण में कौन कौन से कक्षक जाएंगे, तो अभी मैंने ड्रा करके बताया था। संकरण में वाह्यतम कोश का यस भी भाग ले सकता है, वाह्यतम कोश का पी भी, वाह्यतम कोश का डी भी, और कभी कभी अंतः कोश का डी भी संकरण में भाग लेता है। अब संकरण में अलग अलग कक्षक भाग ले रहे हैं तो संकरण भी अलग अलग प्रकार के होंगे। जैसे संकरण कभी कभी होता है sp3 यानी वाह्यतम कोश का यस कक्षक और वाह्यतम कोश के पी का 3 कक्षक भाग लिया है। कभी कभी संकरण dsp2 होता है। dsp2 का मतलब वाह्यतम कोश का यस कक्षक, वाह्यतम कोश के पी के 2 कक्षक और अंदर वाले कोश का डी कक्षक, क्योंकि डी पहले लिखा गया है। इसी तरीके से कभी कभी sp3d संकरण होता है जिसमें वाह्यतम कोश का यस कक्षक, वाह्यतम कोश के पी के 3 कक्षक और वाह्यतम कोश के डी का 1 कक्षक भाग लेता है। कभी कभी संकरण sp3d2 हो जाएगा, तो इसका मतलब वाह्यतम कोश के यस का 1 कक्षक, पी का 3 कक्षक और डी का 2 कक्षक। अगर डी बाद में लिखा जा रहा है तो बाहरी कक्षक का होगा। अगर ये इस प्रकार लिखा गया था d2sp3, तो चूंकि डी पहले लिखा गया तो यानी ये अंदर वाले कोश का डी कक्षक होगा। तो इस प्रकार याद रखिएगा केंद्रीय धातु परमाणु संकरण के लिए कौन कौन से कक्षक को भेज सकता है। यहाँ पर वो n-1d, ns, np और nd कक्षकों का उपयोग संकरण में कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अगले टॉपिक पे। यहाँ दिया हुआ भी है कि अगर आपके पास मान लीजिए 4 समन्वय संख्या है तो संकरण sp3 हो सकता है। sp3 का मतलब ये होता है कि वहाँ पर आकृति जो बनेगी वो चतुष्फलकीय बनेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि समन्वय संख्या 4 है लेकिन संकरण dsp2 होता है। dsp2 का मतलब अंदर का डी कक्षक, वाह्यतम कोश का यस कक्षक और वाह्यतम कोश के पी के 2 कक्षक। तब यहाँ अणु की आकृति क्या होती है, वर्ग समतलीय हो जाएगी। इसी तरीके से अगर 5 है तो देखिए वाह्यतम कोश का यस कक्षक, वाह्यतम कोश के पी के 3 कक्षक और वाह्यतम कोश का 1 डी कक्षक भाग लेगा। तब आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। ऐसे ही समन्वय संख्या अगर 6 है तो वहाँ पर कभी कभी अंदर वाले कक्षक कोश के 2 डी कक्षक, 1 यस कक्षक और 3 पी कक्षक आपस में संकरण करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि वाह्यतम कोश का 1 यस कक्षक, वाह्यतम कोश के 3 पी कक्षक और वाह्यतम कोश के 2 डी कक्षक आपस में संकरण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आकृति बनेगी वो हमेशा अष्टफलकीय बनती है, चाहे अंदर वाले डी कक्षक उपयोग में लाए गए हों या बाहर वाले डी कक्षक। ठीक है, अब इसके बाद देता है राउल्ट के नियम की परिभाषा लिखे। तो देखिए राउल्ट का नियम साफ ये था कि अगर आप कोई शुद्ध विलायक लेते हैं, ये जैसे मान लीजिए मैंने शुद्ध विलायक लिया है। अब अगर मैंने शुद्ध विलायक जैसे मान लो सपोज करो हमने जल ही लिया है, तो इसकी पूरी सतह पर किसके अणु होंगे, जल के। चलो मान लेते हैं इस समय इसकी सतह पर 6 अणु हैं। अब अगर मैं इस पात्र को बंद कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने इस पात्र को बंद कर दिया, तो इस पात्र को बंद करने पर ये जो भी अणु हैं ये जब वाष्पित होंगे सतह से तो ये बाहर नहीं लौट पाएंगे और ये वाष्प के अणु पुनः दीवार से टकरा के वापस लौटेंगे और द्रव की सतह पर एक दाब लगाएंगे। और द्रव की सतह पर ये जितना दाब लगाते हैं उसको वाष्प दाब कहते हैं। तो अभी फिलहाल 6 अणु वाष्प दाब लगा रहे हैं तो यहाँ पर वाष्प दाब ज़्यादा होगा। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हम मान ले रहे हैं यहाँ P0 और इसकी वैल्यू चित्र के हिसाब से देखा जाए तो कितना आया है, 600 मिलीमीटर आया है। ये मानते हुए कि एक अणु 100 मिलीमीटर का दाब लगाएगा तब। अब इसी जल में यानी इसी विलायक में मैंने अवाष्पशील विलेय मिला दिया। मतलब इस बार मैंने यहाँ पे क्या किया, ये देखो जल के अणु थे और जल के अणु के साथ साथ मैंने इसमें चीनी या नमक के अणु मिला दिए हैं। अब उससे क्या होगा, अगर आपने चीनी या नमक के अणु मिला दिए हैं तो देखिए सतह पर जो 6 अणु आ रहे थे उन 6 अणुओं में से केवल कितने अणु वाष्पित हो पाएंगे, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि अवाष्पशील विलेय के अणु कभी वाष्पित नहीं होते हैं। तो चित्र में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि अब वाष्प दाब में कमी आ गई। यहाँ वाष्प दाब केवल 4 अणुओं द्वारा लगाया जा रहा है, यानी वाष्प दाब यहाँ कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, तो इस तरीके से वाष्प दाब में क्या हो गया है, अवनमन हो गया है, कमी हो गई है। और यहाँ पर मान लेते हैं अगर विलयन का वाष्प दाब PS है तो कितने की कमी हुई है, इसको निकालने के लिए आप P0 में से PS को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर वाष्प दाब में जो अवनमन आया है, राउल्ट ने साफ कहा है कि वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन आया है, क्या आया है, वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन आया है यह विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर है। यानी विलेय का मोल प्रभाज, यही राउल्ट का नियम है। क्या है कि जब आप किसी भी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो वाष्प दाब में जो भी आपेक्षिक अवनमन आता है वो विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस स्टेटमेंट को पहले देख लीजिए। यहाँ पर देखिए हमने माना है कि स्थिर ताप पर किसी वाष्पशील विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलायक के वाष्प दाब में क्या होता है, अवनमन यानी कमी होती है। राउल्ट के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर
वाष्प दाब, विलायक के वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन है वो विलेय के मोल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। अभी मैंने चित्र में आपको बताया था कि किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब आप क्या मानेंगे, पी नॉट, और इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाकर बनाए गए विलयन का वाष्प दाब क्या मानेंगे, पी एस। यहाँ पे जो ऊपर जीरो लिखा है उसको कट कर दीजिएगा, ये मिसप्रिंट है। यहाँ वाष्प दाब केवल हम क्या मानेंगे, पी एस मानेंगे, ठीक है। और विलयन में विलेय और विलायक के मोलों की संख्या भी दिया हुआ है। तो राउल्ट के नियम से क्या है, राउल्ट के नियम से है विलायक के वाष्प दाब में जो भी आपेक्षिक अवनमन होगा वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा। उसके बाद और आपेक्षिक अवनमन इस तरीके से निकालते हैं। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ जहाँ पी नॉट यस लिखा है आप वहाँ खाली पी एस लिख दीजिएगा, वहाँ ऊपर जो नॉट लगा है वो आपको नहीं लगाना, वो मिसप्रिंट हो गया है। और इस तरीके से ये राउल्ट का नियम हो जाएगा। अब राउल्ट के नियम से विलेय का मोलर द्रव्यमान कैसे परिकलन करेंगे। देखिए राउल्ट के नियम से अगर विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है तो सबसे पहले हम राउल्ट का नियम लिखेंगे। यहाँ देखिए मिसप्रिंट को सही कर दिया गया है, यहाँ जो नॉट लगा हुआ था देखिए यहाँ पर ये गायब कर दिया गया, यानी अब ये सही हो गया है। तो सबसे पहले देखिए राउल्ट के नियम से हमने इस चीज़ को यहाँ तक पढ़ा था। अब यहाँ पर ये स्मॉल एन क्या है, आपको बताया गया था स्मॉल एन विलेय के मोल हैं, कैपिटल एन किसके हैं, विलायक के मोल हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि मैंने विलयन बहुत तनु बना दिया है, बहुत तनु का मतलब ये होता है कि मैंने एक ऐसा विलयन बनाया है, सपोज कीजिए कि 500 लीटर पानी मेरे पास था, उसमें मैंने आधा चम्मच चीनी घोल दिया या आधा चम्मच नमक घोल दिया, तो विलयन तो बन गया, लेकिन उस विलयन में जो विलेय के अणु हैं या विलेय की जो मात्रा वो नगण्य है। अगर विलेय की मात्रा ही नगण्य है तो उसके मोल भी नगण्य होंगे। तो इसलिए हम इस प्रश्न में यहाँ पर जो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन दिया है, अगर हम यहाँ स्मॉल एन को यानी विलेय को नगण्य मान लें तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन बराबर केवल क्या हो जाएगा, एन। तो देखिए अगले रूप में इसके हमने देखिए यहाँ पे नीचे स्मॉल एन को गायब कर दिया है और ये लिख दिया है कि स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन को मानने पर वो लगभग विलायक का ही अणु होगा, क्योंकि विलेय का अणु नगण्य है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि जो हमारा विलेय है इसका भार स्मॉल डब्ल्यू ग्राम है और अणुभार स्मॉल एम है, जबकि विलायक का जो भार है वो कैपिटल डब्ल्यू और कैपिटल एम है। तो आप सबको मालूम है मोलों की संख्या बराबर होता है क्या, भार बटा अणुभार। अब अगर विलेय का मोल है तो विलेय का भार बटा अणुभार, और अगर विलायक का मोल होगा तब विलायक का भार बटा विलायक का अणुभार। अब ये स्मॉल एन और कैपिटल एन का जो मान आया है आप इसी समीकरण एक में रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे रखने पे आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे और लास्ट में यहाँ पर हम इस पदार्थ का जो मोलर द्रव्यमान या अणुभार है वो इस सूत्र से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है वाष्प दाब में अवनमन का कारण समझाइए। देखिए अभी आपको चित्र के जरिए मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए मैं शुद्ध विलायक लेता हूँ तो उसकी पूरी सतह पर केवल शुद्ध विलायक यानी जल के ही अणु हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस चित्र में इस समय मैंने जल लिया है और मान लेते हैं कि इस समय जल की सतह पर 5 अणु आए हुए हैं, ठीक है। अब ये पांचों अणु ही वाष्पित होंगे और यहाँ पर जब ये वाष्पित होंगे और बाहर नहीं निकल पाएंगे तो ये वापस लौटकर द्रव की सतह पर दाब लगाएंगे। वाष्प अवस्था में द्रव की सतह पर लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं एक अणु अगर 100 मिलीमीटर का दाब लगाएगा तो यहाँ वाष्प दाब कितना हो गया, 500 मिलीमीटर। लेकिन अगर मैं यहीं पर उसी विलायक में मैंने क्या किया, अवाष्पशील विलेय मिला दिया, मतलब जल तो था ही, जल में मैंने मिला दिया कोई अवाष्पशील विलेय, जैसे चीनी मिला दिया। अब उससे क्या होगा, अब उससे होगा ये कि सतह पर जो 5 अणु विलायक के पहुंच रहे थे अब 2 अणु इसमें चीनी के पहुंचेंगे। ये हरे अणु जो हैं वो चीनी के अणु हैं। अब आप ये बताइए कि सतह से जो अणु वाष्पित होने वाले थे वो कितने अणु वाष्पित होंगे। देखिए यहाँ पे ये वाष्पित होगा, ये वाष्पित होगा, ये वाष्पित होगा, लेकिन ये वाष्पित नहीं होंगे। तो आप बताइए अब यहाँ वाष्प दाब कितना लगेगा, केवल 3 अणु वाष्पित हो रहे हैं, यानी यहाँ वाष्प दाब कितना हो जाएगा, 300 मिलीमीटर। इसका मतलब वाष्प दाब घट गया। और क्यों घट गया, क्योंकि ये जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल था इस पृष्ठीय क्षेत्रफल में विलायक के अणु कम वाष्पित हो रहे हैं और विलेय के अणु पहुँच के उन्होंने जगह को कवर कर लिया, लेकिन वो वाष्पित नहीं हो रहे हैं, जिससे कम वाष्प बनेगा और वाष्प ही कम बनेगा तो वाष्प दाब भी कम होगा। तो यहाँ पर देखिए उसी चीज़ को बताया गया है कि वाष्प दाब में अवनमन का कारण ये होता है कि स्थिर ताप पर जब आप कोई विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलायक की सतह का कुछ भाग विलेय के अणुओं द्वारा भी क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे वाष्पन के लिए उपलब्ध आपेक्षिक पृष्ठ सतह कम हो जाता है। जहाँ पहले 5 अणु वाष्पित हो रहे थे अब 3 ही अणु हो रहे हैं और विलायक के अणुओं का कम वाष्पन होता है, जिससे विलायक के वाष्प दाब में भी क्या होता है, अवनमन होता है। अब यहाँ एक चीज़ दिया हुआ प्रश्न भी कि किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दिया है। देखिए अगर किसी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दिया है तो यानी ये आपको पी नॉट दिया है। तो पी नॉट का मान दिया है आपको ये इतना 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य ठोस को घोला गया है, यानी ये विलेय का भार है। विलेय के भार को आपको सबको मालूम है स्मॉल डब्ल्यू से लिखते हैं। विलायक का भार दिया, विलायक का भार मतलब ये हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू, ये भी दिया है।
मोलर द्रव्यमान भी विलायक का दिया। विलायक का मोलर द्रव्यमान मतलब आपको कैपिटल एम का मान भी दिया है और विलयन का वाष्प दाब भी दिया। विलयन का वाष्प दाब क्या दिया है, पीएस, ये भी देखो दिया हुआ आपको 0.740 बार। अब आपको ठोस का मोलर द्रव्यमान निकालना है। तो देखिए अगर आपको इतनी चीज़ें दिया है तो हमारे पास एक सूत्र होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम और डिवाइडेड बाई कैपिटल डब्ल्यू इंटू स्मॉल एम। अब आप देखिए आपको क्या क्या चीज़ें पता हैं। तो देखिए हमको पी नॉट का मान पता है, पी एस का मान पता है, फिर स्मॉल डब्ल्यू भी दिया हुआ है, कैपिटल एम भी दिया है, कैपिटल डब्ल्यू भी दिया है और यहाँ से स्मॉल एम का मान पूछ रहा है। तो अगर आपको बाकी सारी वैल्यू दी हैं तो इससे आप स्मॉल एम का मान निकाल सकते हैं। देखिए लिखने का तरीका भी यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए आपको पी नॉट दिया है, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, एम, पी एस दिया है और एम निकालना है। कैसे निकलेगा, देखिए सूत्र लगा दिया गया सीधे। इस सूत्र को आप लगाने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा इस सूत्र से, तो देखिए यहाँ से एम का मान निकल जाएगा। अगला प्रश्न है एल्डिहाइड के विरचन की 5 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखना है, यानी 5 विधियां जिनका हमको रासायनिक समीकरण लिखना है, केवल समीकरण लिखना है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको बता देते हैं, डिटेल कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि आप अगर नोट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे पहला है, अगर एल्कोहल को बनाना है तो एल्डिहाइड को बनाना है तो आप एल्कोहल से बना सकते हैं। कैसे बनाओगे, अगर आपने मान लीजिए मेथिल एल्कोहल लिया है, सपोज करो यहाँ पर मेथिल एल्कोहल लिया है, आप इसका ऑक्सीकरण कर दो। अब ऑक्सीकरण करने के लिए कोई ना कोई ऑक्सीकारक पदार्थ चाहिए, तो देखिए यहाँ पर हमने ऑक्सीकारक पदार्थ लिया है। ये समीकरण कैसे बना, जब आप किसी एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्कोहल में जितने कार्बन है उतना ही आपको एल्डिहाइड मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे कितने कार्बन आपने मुझे दिया, 1 कार्बन, तो मैं आपको एल्डिहाइड भी 1 कार्बन का बनाऊंगा। एल्डिहाइड मतलब CHO होता है। अब आप बताइए CHO बनाने में मेरा 1 कार्बन खर्च हो गया है, तो ये जो पीछे बंद है उसको मैं किससे पूरा करूँगा, हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, यहाँ बनेगा HCHO, ठीक है। अब अगर आप यहाँ काउंट कर लें तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या देखिए कितना है, 3 यहाँ, 1 यहाँ, 4 था, जबकि यहाँ 2 ही हाइड्रोजन पहुँचे हैं। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन कम हो गए हैं। और साथ ही साथ देखिए 1 ऑक्सीजन इसके पास पहले था, 1 ऑक्सीजन मैंने और भेजा तो 2 ऑक्सीजन होना चाहिए था, यहाँ 1 ऑक्सीजन पहुँचा है। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन गायब हैं। इसका मतलब वो क्या बन के निकल गए हैं, वहाँ ये बन के निकल गए हैं H2O। तो देखिए ये समीकरण प्राप्त हुआ है। अगर आप मेथिल एल्कोहल की जगह सपोज करिए अगर आपने एथिल एल्कोहल लिया है, एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। तो देखिए इस बार आपने मुझे एल्कोहल 2 कार्बन का दिया है, ठीक है। अब अगर आप इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो ऑक्सीकरण करने के लिए फिर वही ऑक्सीकारक पदार्थ लीजिएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। अब आपने मुझे एल्कोहल 2 कार्बन का दिया, तो मैं एल्डिहाइड भी आपको 2 कार्बन का दूंगा। तो देखिए जब मैं एल्डिहाइड लिखूंगा तो एल्डिहाइड मतलब CHO, उसमें 1 कार्बन मेरा खर्च हो गया है। अभी भी मेरे पास 1 कार्बन बचा है, तो वो मैं पीछे लगाऊंगा और उसका बंध पूरा कर लूँगा हाइड्रोजन से। तो अगर मैं यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा दूँ तो देखिए बनेगा क्या, बनेगा हमारा CH3 CHO, देखिए यहाँ पर बना हुआ है और प्लस क्या निकल गया है, H2O, ठीक। अगला होता है एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से भी बन जाता है, बिल्कुल। अगर हम प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प को कॉपर या सिल्वर के ऊपर 300 डिग्री पर प्रवाहित कर दे तब भी ये होगा। कैसे, आप देखो यहाँ पे मैंने यहाँ मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल लिया है। इस दोनों समीकरण में आपको यहाँ पे केवल ये H2 निकाल देना है। ये देखिए ये H2 यहाँ पर जो है ये निकल जाएगा। कहाँ कहाँ से H निकला है, एक OH समूह का H निकला है और साथ ही साथ OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसका एक H मैंने निकाल दिया। अब देखो यहाँ से H2 निकल गया तो मेरे पास बचा क्या, HCHO, देखो यहाँ पे HCHO बना है और यहाँ बनेगा CH3CHO, यानी CH3CHO बन जाएगा। अगला दिया है वसी अम्ल के कैल्शियम लवण के शुष्कासन द्वारा। अगर आप कोई भी वसी अम्ल लेते हैं, जैसे फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल लेते हैं, उनका कैल्शियम लवण लेते हैं और उसको शुष्कासन कर देते हैं, यानी सूखे सूखे गर्म कर देते हैं, तो भी आपको बनना शुरू हो जाता है। कैसे, आप देखिए जैसे हमने कैल्शियम फॉर्मेट लिया है। अब अगर आप कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्कासन करेंगे तो देखिए कैल्शियम फॉर्मेट का सूत्र होता है HCOO का होल ट्वाइस Ca। शुष्कासन करके आप फॉर्मल्डिहाइड बना लेंगे। लेकिन ये बना कैसे, तो आप ये जानिए कैल्शियम फॉर्मेट की संरचना कैसे होती है। देखिए कैल्शियम फॉर्मेट अगर मैं बनाऊंगा तो ये हो जाएगा HCOO और यहाँ भी हो जाएगा HCOO। अब जब आप इसका शुष्कासन करेंगे यानी इसको सूखे गर्म करेंगे तो होता ये चीज़ है कि यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है। कैसे, ये देखिए मैं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट निकाल के आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ से क्या निकल गया, CaCO3 निकल गया। अब बचा क्या यहाँ पे, यहाँ बचा है H और यहाँ बचा है देखिए CHO। तो देखिए यहाँ पर बना HCHO और प्लस CaCO3, ठीक है। आप इस चीज़ को चाहें तो देखिए यहाँ से ये समीकरण ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप चाहें तो 2 अलग अलग लवण को मिश्रण को गर्म करके भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट लें, इन दोनों के मिश्रण को गर्म कर दें तो देखिए अगर आप कैल्शियम एसीटेट जिसका सूत्र ये दिया है और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करते हैं तो भी हमको मिलेगा। अब ये कैसे मिला, इसके लिए देखिए डिटेल हमने क्या किया, इनकी संरचना बना दी। देखिए कैल्शियम एसीटेट की संरचना यहाँ बना दिया है और कैल्शियम फॉर्मेट की संरचना हमने यहाँ बना दिया है, ठीक है।
अब यहाँ पर जब आप इनके मिश्रण को गर्म करेंगे तो आपको करना केवल ये है कि यहाँ पर आपको इतनी चीज़ें निकाल देनी, ये देखिए, ये इतनी चीज़ें आप निकाल दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर इतनी चीज़ें निकालने के बाद आपके पास बचा क्या, ये देखिए, एक कैल्शियम क्या करेगा, ऊपर वाला हिस्सा ले जाएगा, तो देखिए CaCO3 निकाल ले जाएगा, और दूसरा कैल्शियम ये नीचे का हिस्सा ले जाएगा तो CaCO3, यानी CaCO3 कितनी बार निकलेगा, 2 बार। अब देखिए यहाँ पर बचा है CH3 और यहाँ क्या बचा है, CHO, तो CH3 CHO ऊपर भी बचा, CH3 CHO यहाँ भी बचा, यानी इसके कितने अणु प्राप्त हो जाएंगे, 2 अणु। हालांकि आपसे बोर्ड में केवल समीकरण कहा तो आप केवल समीकरण लिखेगा। ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है ये केवल आपको नोट बनाने के लिए दिया है, वहाँ एग्जाम में इसके लिखने की जरूरत नहीं है। अगला दिया है एसिड क्लोराइड के अपचयन द्वारा यानी रोजन-मुंडा क्रिया। अब ये रोजन-मुंडा क्रिया क्या होती है, देखिए आप कोई भी एल्डिहाइड ले लो जिसमें यहाँ पर हमने कोई एसिड हैलाइड लिया है, देखिए RCOCl एक एसिड हैलाइड है, इसका अपचयन कर दो। अपचयन मतलब इसको H2 से क्रिया करा दो, H2 को मैं H और H करके लिख दे रहा हूँ, और यह क्रिया पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में होती है, यही रोजन-मुंड की पहचान है। अब इस क्रिया में होना ये है कि यहाँ पर ये जो H है वो Cl के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, HCl, और जब ये HCl निकल जाएगा तो देखिए मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा RCOO, यानी ये बच गया, और इससे जुड़ने के लिए यहाँ क्या बच गया, H बच गया है, तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बनेगा, और साथ ही साथ यहाँ से HCl निकल जाएगा। तो इस क्रिया में हुआ क्या, इस क्रिया में हुआ ये कि आपका जो COCl समूह था यानी एसिड क्लोराइड समूह था वो कौन से समूह में बदल गया है, एल्डिहाइड समूह में। इसी क्रिया को रोजन-मुंड कहते हैं। अगर आप चाहिए तो हिंदी भी लिखे, वैसे बोर्ड ने केवल समीकरण कहा है, तो देखिए मैंने हिंदी में यहाँ बता दिया है कि एसिड क्लोराइड समूह को अगर आप एल्डिहाइड समूह में बदलते हैं तो इसी क्रिया को रोजन-मुंड कहते हैं, और उसका देखिए यहाँ पे आप इस समीकरण को भी देख सकते हैं। ठीक है, अब इस समीकरण में आप देखिए आप R की जगह पे CH3 का भी उपयोग कर सकते हैं, और देखिए एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। अगला दिया स्टीफेन अपक्रिया द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण, ये पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया है। स्टीफेन अपक्रिया द्वारा एल्डिहाइड का निर्माण करने से पहले मैंने वहाँ डिटेल बताया था कि जब हम SnCl2 को यानी स्टेनस क्लोराइड को HCl के साथ लेते हैं तो उस समय जो हमारा स्टेनस क्लोराइड होता है वो स्टेनिक क्लोराइड में बदलता है यानी SnCl4 में। अब आप खुद दिमाग लगाओ, उसके पास 2 क्लोरीन था, यहाँ 4 हो गया है, इसका मतलब उसको 2 क्लोरीन कहाँ से मिले हैं, HCl से, इसका मतलब HCl के 2 अणु लगे होंगे तभी तो 2 क्लोरीन आए, और इसका साफ मतलब ये है कि यहाँ से कितने हाइड्रोजन हमको मिल जाएंगे, 2 हाइड्रोजन। इसका यह मतलब हम निकाल सकते हैं कि जब भी मैं SnCl2 को HCl से क्रिया कराऊंगा तो वहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो देखिए आपको करना क्या है, अगर स्टीफेन अपक्रिया से बनाना है तो स्टीफेन अपक्रिया के लिए आपको लेना होता है एल्किल साइनाइड यानी RCN। अब देखिए यहाँ कार्बन नाइट्रोजन के बीच कितना बंध बनेगा, कार्बन का एक बंध अगर यहाँ से पूरा है तो इसका मतलब 3 बंध यहाँ से पूरा हो जाएगा। इसको अपचयन करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन कहाँ से मैंने लिया है, हाइड्रोजन मैंने लिया है SnCl2 और HCl के साथ। यहाँ HCl मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि HCl यहाँ 2 काम करेगा। उसको काम ये करना है कि सबसे पहले वह HCl जो है वो SnCl2 से क्रिया करके हाइड्रोजन उपलब्ध कराएगा, साथ ही साथ यह जो HCl बच जाएगा वो उत्पाद के साथ भी जुड़ेगा, तो इसलिए HCl थोड़ा सा हमने ज़्यादा लिया है। अब आप देखिए यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हमको मिले थे, 2 हाइड्रोजन। तो होता क्या है कि देखिए यहाँ जो कार्बन नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड जिसको मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ वो गायब हो जाएगा। अब इस गायब होने से क्या फ़ायदा होगा, देखिए यहाँ बचेगा RC डबल बॉन्ड, क्या बचेगा, N बचा। अब चूंकि कार्बन नाइट्रोजन दोनों का एक बॉन्ड टूट गया तो यानी दोनों को एक एक बॉन्ड का नुकसान है, तो इसकी भरपाई करने के लिए इन 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन चला आता है कार्बन से जुड़ने और एक चला आता है नाइट्रोजन से जुड़ने। ठीक है, ये आपका हो गया एल्डीमीन, और साथ ही साथ ये जो HCl बच गया है ना ये आकर के पीछे जुड़ जाएगा, तो इस यौगिक का नाम हो गया है एल्डीमीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, अभी ये एल्डीमीन हाइड्रोक्लोराइड बन गया है, बाद में आप इसका जल अपघटन कर देंगे। जल अपघटन का मतलब इसको क्रिया करा दीजिएगा H2O से। अब उससे क्या होगा, जब आप इसको H2O से क्रिया कराएंगे तो यहाँ से देखिए ये इतनी चीज़ें निकल जाएंगी, ये यहाँ से क्या निकल गया, देखिए NH4Cl यानी NH4Cl निकल गया, और ये जो ऑक्सीजन है ये आकर के इसी डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, और तब बन क्या जाएगा, देखिए बनेगा RC, यहाँ ऊपर क्या बचेगा H, और यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ने कौन आ गया, O आ गया, और इस तरीके से देखिए हमारे एल्डिहाइड का निर्माण हो गया है। तो स्टीफेन अपक्रिया भी देखिए आपको हिंदी भी दिया हुआ है, हालांकि बोर्ड ने केवल समीकरण कहा है तो आप समीकरण लिख सकते हैं। और देखिए इसमें आपने एल्किल साइनाइड को स्टेनस क्लोराइड और HCl के द्वारा क्या किया, अपचयित किया है, तो एल्डीमीन हाइड्रोक्लोराइड बना है। और यहाँ पे देखिए आप चाहेंगे तो ये NH4Cl यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक, R की जगह पे आप चाहें तो CH3 भी रख सकते हैं, और इस तरीके से आप एल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया है एल्डिहाइड और कीटोन में नाभिक रागी, नाभिक रागी के मतलब न्यूक्लियोफाइल्स
न्यूक्लियोफाइल मतलब जो निगेटिवली चार्ज आयन होते हैं, उनकी योगज अपक्रिया यानी ऐड होने की अपक्रिया को उदाहरण के द्वारा समझाना है। साथ ही साथ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल संघनन को भी हमको समझाना है कि ये कैसे होते हैं। तो देखिए इसमें साफ है, एल्डिहाइड और कीटोन में नाभिक स्नेही या नाभिक रागी जो अपक्रिया होती है वो कैसे होती है। आप कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ले लो, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर ले लिया C डबल बॉन्ड O H। अब यहाँ पे मैंने पीछे कुछ भी नहीं लगाया है, आपकी इच्छा यहाँ R लगा दो, यहाँ H लगा दो, तो देखो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। नहीं तो आप इस H की जगह भी R लगा दोगे तो ये कीटोन बन जाएगा। तो फिलहाल वो आपकी इच्छा है कि आप एल्डिहाइड या कीटोन किससे क्रिया कराएंगे। जब हम इसको क्रिया कराते हैं एल्डिहाइड या कीटोन को HCN, मान लीजिए हम HCN से क्रिया कराएंगे, तो देखो होता क्या, जब ऑक्सीजन ये बॉन्ड खींचेगा ना तो इस पर O पर क्या आएगा, माइनस, और कार्बन पे आ जाएगा प्लस। और इसी तरीके से HCN में H पर प्लस आएगा तो CN पे क्या आएगा, माइनस। तो आपका H प्लस कहाँ जुड़ेगा, O से, और CN कहाँ जुड़ेगा, C से। इसका मतलब जो हमारा उत्पाद बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ देखिए R है, C है, R है, और यहाँ पे O से कौन जुड़ने आया है, OH, और कार्बन से कौन जुड़ जाएगा, आपका ये CN जुड़ जाएगा। देखिए कार्बन से जुड़ेगा, तो ये जो यौगिक बना है ये साइनोहाइड्रिन बना है। ठीक है, तो आपको देखिए यहाँ पर मैं बता भी दे रहा हूँ कि हाइड्रोजन साइनाइड का जब योग कराते हैं तो आप खुद देखिए, आपने कोई भी एल्डिहाइड लिया या कोई भी कीटोन लिया है, इसमें होगा क्या, O के पास क्या जाना है, O के पास जाना है H, और CN जाना है कार्बन के पास, और बीच में जो कार्बन ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड है उसमें से एक ब्रेक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के भी डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, O ने H ले लिया और यहाँ पे CN। तो ये यौगिक जो बना है साइनोहाइड्रिन है। अगर फॉर्मल्डिहाइड ने बनाया है तो फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एस्टल्डिहाइड बनाएगा तो एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, और अगर एसीटोन बनाता है तो उस यौगिक का नाम एसीटोन साइनोहाइड्रिन होगा। इस क्रिया में मैंने OH माइनस क्यों लिया है, अगर आप इस क्रिया में OH माइनस नहीं मिलेंगे तो भी अब क्रिया होती है, लेकिन शुद्ध HCN जो होता है वो बड़ी धीमी गति से क्रिया करता है। तो अब क्रिया को तीव्र करने के लिए वहाँ पर मैंने क्षारीय माध्यम दिया हुआ है। अब इसकी क्रियाविधि आपको जानने की कैसे होगा, तो देखिए इस क्रिया में साफ आपको दिखाई दे रहा है कि इस क्रिया में पहले जो क्रिया होगी वो HCN और OH के बीच में होगी, क्योंकि हम पहले क्या करेंगे, इस अपक्रिया की क्रियाविधि को देखेंगे तो दिखाई दिया है कि उपरोक्त अपक्रिया की क्रियाविधि निम्नलिखित प्रकार से पूर्ण होगी। सबसे पहले जो ये HCN और OH में क्रिया करेंगे तो HCN में चूंकि CN ताकतवर है तो बॉन्ड को खींचेगा, CN पे माइनस आवेश आएगा और H पर क्या आएगा, प्लस। और जैसे ही H पर प्लस आएगा यह H प्लस चला जाएगा इस OH माइनस से क्रिया करके क्या बनाने, जल। तो देखिए जल बन गया, और यहाँ CN पर क्या बचा है, माइनस, ये देखिए। और CN पे माइनस को हम क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही। चलिए नाभिक स्नेही बन गया। नाभिक स्नेही बनने के बाद वो क्या करेगा, वो करेगा ये कि आपका ये जो CO ग्रुप है ना उसी पर ये जो CN माइनस बना ये अटैक करेगा। कैसे, आप ये देखिए, मैं यहाँ इसको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखिए तो C डबल बॉन्ड O, इससे जब CN माइनस जुड़ने आएगा, ध्यान दीजिएगा, तो होता ये है कि ऑक्सीजन इस बॉन्ड को खींचेगा। अभी ऑक्सीजन इस बॉन्ड को खींचेगा तो आप खुद ही सोच लो, पहले ऑक्सीजन चूंकि ताकतवर है यानी इस पर आंशिक ऋणावेश रहा होगा, और कार्बन पर आंशिक क्या आएगा, धनावेश। क्यों आंशिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी बंध पूरी तरीके से खींच के अलग नहीं हुआ है। लेकिन जब ये ऑक्सीजन बंध को खींच लेगा ना तो इस बंध के खींचने के बाद क्या होगा, इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा पूरा माइनस, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पूरा प्लस आ जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा, ये जो माइनस वाला है ये अटैक कर देगा किस पर, कार्बन पे। तो देखिए यहाँ पे हमने दिखाया है CN माइनस अटैक किस पे करेगा, कार्बन पे। अच्छा, कार्बन पे जब जुड़ेगा तो इसका जो माइनस है इसके प्लस को उदासीन कर देगा, यानी ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म। और CN देखिए कार्बन से आकर के जुड़ गया, ना CN पे आवेश रह गया ना ऑक्सीजन कार्बन पे, लेकिन इस ऑक्सीजन पे अभी भी माइनस आवेश है। अब ये जो माइनस आवेश है ये कैसे खत्म होगा, इसके लिए अभिक्रिया में H प्लस आता है। H प्लस कहाँ से आता है, या तो वो बने हुए H2O से आएगा, और नहीं तो फिर HCN का कोई दूसरा अणु वहाँ पर होगा वो आपको H प्लस देगा, और वह H प्लस आकर के इस O माइनस पे जुड़ जाएगा, और तब देखिए आपका साइनोहाइड्रिन बन के तैयार हो जाएगा। आते हैं अगली अपक्रिया पे, दिया एरिल एमीन की अनुनादी संरचना लिखिए। तो एरिल एमीन किसको कहते हैं, जैसे एनिलीन है वो एरिल एमीन है। तो इसकी अनुनादी संरचना कैसे बनती है, आपको पहले भी अनुनादी संरचना बताया गया है। देखिए अगर एरिल एमीन की अनुनादी संरचना आप बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा है, जब ये बेंजीन में भेजेगा तो बेंजीन में भेजने पर जरा इस कार्बन को ध्यान से देखिए, इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको जूम करके बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इस कार्बन को देखिए जिस पर मैं टिक कर रहा हूँ, इस कार्बन के 4 बंध पूरे हैं। गिन लीजिए कैसे, 1 2 3 और 4। इस कार्बन के चारों बंध पूरे हैं, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक बंध और बन जाएगा तो 5 हो जाएंगे। तो ये कार्बन अपने आप को अस्थायी करने के लिए 5 बंध ना होने पाए, ये बगल के कार्बन से कहता है कि आप ये बॉन्ड खींच लो। बॉन्ड खींचने के बाद देखिए यहाँ कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड आ गया, चूंकि इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिया तो इस पर प्लस आ गया, और इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खींचा तो इस कार्बन पे क्या आ गया, माइनस।
अब अगर ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन में जाएगा तो अगला इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, तब यहाँ माइनस होगा, ये अंदर जाएगा तो अगला इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, इस कार्बन पर माइनस होगा, और लास्ट में जब ये इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा तो डबल बॉन्ड फिर से नाइट्रोजन के पास चला जाएगा और इस तरीके से फिर ये नॉर्मल बन जाएगा। इस तरीके से आपका एरिलेमीन में अनुनाद होता है। साथ ही साथ इस प्रश्न में एक चीज़ और दिया है कि एरिलेमीन में क्षारीय गुण क्यों आता है। तो याद रखिएगा, एरिलेमीन में जो NH2 समूह होता है, इसके नाइट्रोजन पर देखिए इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, और ऐसे यौगिक जिनमें परमाणु के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो H+ को ग्रहण कर सकते हैं, इसी वजह से ये क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लेन भी किया गया है कि एरिलेमीन के एमीन समूह में जो नाइट्रोजन परमाणु होता है उस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जिसके कारण ये प्रोटॉन यानी H+ को ग्रहण कर लेता है, और H+ ग्रहण करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रश्न में 2 चीज़ें और भी दिया है कि नाइट्रो यौगिकों से और नाइट्राइल मतलब साइनाइड यौगिकों से एमीन कैसे बनाया जाएगा। तो चलिए दोनों से हम बनाते हैं। पहले बात करते हैं नाइट्रो यौगिकों से। तो देखिए आप खुद दिमाग लगाइए कि नाइट्रो यौगिक मतलब होता क्या। नाइट्रो यौगिक मतलब होता है NO2 और इससे एमीन बनाना। एमीन मतलब क्या होता है, NH2। इसका साफ मतलब ये है कि हमको ऑक्सीजन गैप करके हाइड्रोजन लगाना है। तो यहाँ पर मैं क्रिया करा देता हूँ किससे, हाइड्रोजन से। अब ये हाइड्रोजन कहाँ से आपको मिलेगा, ये तमाम अपचायक पदार्थ है, कोई भी आप ले लीजिएगा। अब इसमें होगा क्या, जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन से क्रिया करके पहले H2O बना लेगा। चलिए बना देंगे H2O। कितने H2O बनेंगे, देखिए यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 2 H2O बना दीजिए। अब 2 H2O के निकलने के बाद उनकी भरपाई करने के लिए 2 हाइड्रोजन अंदर एंट्री करेंगे, तो देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन की जगह 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे। और कुल यहाँ देखिए कितने हाइड्रोजन लगे, 4 यहाँ लग गए, 2 यहाँ लग गए, 6। तो यानी यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी कर देंगे, 6। अब आप यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ आप R लगा दीजिए, एरिल ग्रुप लगा दीजिए, वो आपकी इच्छा। जैसे आप चाहें तो यहाँ पे R लगा दें या एरिल समूह लगा दें। तो देखिए नाइट्रो समूह को जब भी आप अपचयित करते हैं तो आपको एमीन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, दूसरा दिया साइनाइड से, यानी नाइट्राइल से कैसे बनाएंगे। तो नाइट्राइल यौगिकों से बनाने का तरीका भी बेहद आसान है, आप खुद देखें। साइनाइड का मतलब होता है CN यानी C ट्रिपल बॉन्ड N है। कार्बन नाइट्रोजन के बीच 3 बंध हैं, जिसमें बंध एक ही मजबूत होगा, 2 बंध जो पाई हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, और इससे हमको एमीन बनाना है। तो देखो इसको बनाने का तरीका बेहद सिंपल होता है। सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम करते ये हैं कि यहाँ पर जो हमारा साइनाइड है यानी C ट्रिपल बॉन्ड N है ना, इसमें हम पाई बॉन्ड, जो 2 पाई बॉन्ड हैं जिनको मैं टिक कर दे रहा हूँ दूसरे कलर से, यानी मान लो एक पाई बॉन्ड ये है और एक पाई बॉन्ड ये है, ये कमज़ोर होने के चलते टूट जाएंगे। तो अगर मैं इनको तोड़ देता हूँ तो तोड़ने के बाद देखो यहाँ पर बचेगा क्या, C सिंगल बॉन्ड N। अब आप देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच 2 बंध टूट गए, तो कार्बन को भी 2 बंध का नुकसान हुआ और नाइट्रोजन को भी। इनकी भरपाई करने के लिए हम 2 हाइड्रोजन कार्बन को दे देंगे और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे देंगे। तो कुल कितने हाइड्रोजन हमको चाहिए होगा, 4 चाहिए होगा। तो 4 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लिखेंगे, और वो हाइड्रोजन आएंगे कहाँ से, आपके पास तमाम अपचायक पदार्थ होते हैं, ये देखिए जैसे LiLH4 NaBH4 कुछ भी ले लेंगे, और इस तरीके से देखिए साइनाइड से एमीन बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जितने भी साइनाइड थे, अब साइनाइड के पीछे आप CH3 लगाओ, C2H5 लगाओ, C6H5 लगाओ, वो आपकी इच्छा है। देखिए साइनाइड को अगर 4 हाइड्रोजन मिला तो उसने क्या बना लिया, CH2 NH2 यानी एमीन बना लिया, और इस तरीके से एमीन का निर्माण हो जाता है। फिर अगला दिया है निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। केवल समीकरण लिखना है, गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण। तो देखिए गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण की हिंदी भी मैंने आपको बता दिया है, मैं सीधे समीकरण ही आपको समझा देता हूँ, आप चाहें तो हिंदी भी नोट कर लीजिएगा। गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण में सबसे पहले हम थैलीमाइड लेते हैं। अब आप जान रखिएगा कि थैलीमाइड होता क्या है, इस यौगिक को हम थैलीमाइड कहते हैं। यह यौगिक थैलीमाइड है, ठीक है। अब थैलीमाइड को आपको करना क्या होता है, KOH से जब क्रिया कराएंगे तो देखिए इसका जो H है वो उसके OH से क्रिया करके जल बना लेगा, यानी यहाँ निकल जाएगा क्या, H2O। जब H2O निकल गया तो ये जो K है ये जुड़ने चला जाएगा नाइट्रोजन से। तो देखिए यहाँ नाइट्रोजन से जुड़ने K चला आया, यहाँ नाइट्रोजन पे माइनस और K पे प्लस केवल ये दर्शाने के लिए बताया गया कि इनके बीच आयनिक बंध बना है, ठीक है। इसके बाद फिर हम उसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते, तो जो हमारा K है वो इस यक्ष से क्रिया करके देखिए KX बना लेगा, और ये जो R बचेगा वो N से जुड़ेगा। अब यहाँ देखिए N से R जुड़ा है, ठीक है। यहाँ पे बीच में ये बंध दर्शाता है कि ये सहसंयोजी बंध है, NR बन गया। NR बनने के बाद आप इसका जल अपघटन कर देंगे। जल अपघटन करने से क्या होगा, जल अपघटन करने से ये होगा कि आपको एमीन मिलेगा। कैसे, आप खुद दिमाग लगाएं कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर RN है, अगर मैं इसको और क्या दे दूँ कि ये एमीन बन जाए, RN है, अगर मैं इसको 2 हाइड्रोजन दे दूँ तो ये NH2 बन जाएगा। तो इसके लिए देखिए मैंने जल का 2 अणु लिया, उससे क्या होगा, जल का पहला अणु आएगा, इस बंध को जब तोड़ देगा तो इसको मिलेगा H और इसको मिलेगा OH, ठीक है। एक बंध टूट गया। अब दूसरे बंध को तोड़ने के लिए भी मैं वही करूँगा, इसको मैं दूंगा H और इसको क्या दूंगा, OH। तो देखिए अब बन क्या जाएगा, बनेगा ये कि ऊपर देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये COOH बन जाएगा,
ठीक है। ये क्या बन जाएगा, COOH। कैसे, ये देखिए, ये COOH बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा, COOH बन जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर ये देखिए बन जाएगा RNH2। तो देखिए यहाँ RNH2 अलग हो गया और ये जो हमारा COOH था ये यहाँ पर आ गया, ये देखिए COOH यहाँ पर आ गया और प्राथमिक एमीन हमको मिल गया। ठीक है, आते हैं ऐसे दिया हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया क्या होता है। तो देखिए हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया को आप इजीली समझ सकते हो। इसके लिए हमको एक एमाइड लेना होता है। चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ लिया है RCONH2, ये एमाइड है। ठीक है, इसको हम ब्रोमीन और KOH से क्रिया कराते हैं। ब्रोमीन मतलब होता है Br2 और KOH। हालांकि यहाँ ब्रोमीन और KOH का अनुपात 1:4 का लेते हैं, यानी इसका एक अणु है तो KOH का 4 अणु ले गए। अब देखिए ये अपक्रिया कैसे संपन्न होगी, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे समझिए। तो इस क्रिया में होता क्या है चीज़ है, सबसे पहला काम आपको ये करना कि आपको ये जो CO ग्रुप दिखाई दे रहा है ना, इसको बाहर खींच लीजिए। तो खींच लिया, अब बचा क्या, उसको भेज दीजिए आगे। तो देखिए यहाँ पर बचा है मेरे पास क्या क्या, देखिए यहाँ बचा है R, यहाँ बचा है NH2। तो मैं यहाँ पहले लिख दूंगा RNH2। कन्फर्म है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 ब्रोमीन है तो वो 2 पोटेशियम से क्रिया करके बना लेता है 2KBr। तो यहाँ मैंने देखिए बना दिया 2KBr, चलिए बना दिया। अब देखिए मेरे पास बचा क्या है, RNH2 जा चुका है, CO को मैंने बाहर रोक लिया है, 2 ब्रोमीन था जा चुका है। यहाँ देखिए 4 पोटेशियम में से 2 पोटेशियम जा चुके हैं, तो इसका मतलब मेरे पास 2 पोटेशियम भी बचे हैं। और साथ ही साथ देखिए OH कितनी बार बचा है, देखिए 4 बार बचा है। तो मैं OH को यहाँ 4 बार लिखूँगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। अब यहाँ से होता क्या है, ये जो 4 OH बचे हैं ये आपस में क्रिया करके यहाँ जल बनाएंगे। देखिए एक जल यहाँ से समझ में आ रहा होगा बन गया होगा और एक जल यहाँ से बन गया है। कितने जल निकल गए, 2 जल भी निकल गए, इनको मैं कट कर दे रहा हूँ। तो चलिए 2 जल ये जो निकल गए इनको मैं कट कर दे रहा हूँ, ये भी निकल गए, यहाँ लिख भी दे रहा हूँ कि भाई 2H2 बन गए। अब देखिए मेरे पास बचा क्या है, अब अगर आप ध्यान दें तो मेरे पास बचा क्या है, ये देखिए यहाँ बचा है K2, बोलिए, एक कार्बन बचा यानी K2C। और देखिए ऑक्सीजन कितने बचे हैं, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और यहाँ 3 ऑक्सीजन, यानी K2CO3 बचा है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा K2CO3। यही है हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया। इस हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया में खास चीज़ ये है कि आप जो एमाइड लेते हैं उससे एमीन बनता है, लेकिन एमीन में एक कार्बन क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि मैंने इस CO को बाहर खींच लिया था तो इसके साथ कार्बन एक रुक गया है। तो आपको एमीन तो मिलेगा लेकिन ये एमीन एक कार्बन कम वाला होगा। अब आप इस R की जगह पे CH3, C2H5 या अगर आप चाहें तो C6H5 यानी बेंजीन रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है CONH2 है, देखिए यहाँ NH2 केवल आपको मिला है। ठीक है, इस तरीके से ये अपक्रिया कर लेंगे। अगला दिया है कार्बिल एमीन अपक्रिया क्या है। तो देखिए कार्बिल एमीन अपक्रिया एकदम सिंपल अपक्रिया होती है जिसमें हम प्राथमिक एमीन को, प्राथमिक एमीन मतलब समझते हैं NH2, प्राथमिक एमीन मतलब NH2 समूह को जो है हम यहाँ पर NH3 समूह में बदलने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने प्राथमिक एमीन यहाँ लिया है NH2 और इसको हम आइसोसाइनाइड समूह में बदलने की कोशिश करते हैं। इसके लिए करना क्या होता है, इसके लिए आपको करना ये है कि कोई भी प्राथमिक एमीन लीजिए, चाहे वो एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो। एलिफैटिक या एरोमेटिक प्राइमरी एमीन जो होता है यानी RNH2, ध्यान दीजिएगा, इसको आपको क्रिया कराना होता है क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म का क्या होता है, CHCl3 और KOH से क्रिया कराएंगे। अब इस रिएक्शन में क्या बनेगा वो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। इस रिएक्शन में जो भी चीज़ें बनती हैं, देखिए सबसे पहले ये जो K है वो Cl से रिएक्शन करके KCl बनाएगा। क्योंकि यहाँ Cl 3 बार है इसलिए मैं यहाँ पोटेशियम को 3 बार ले रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप निकाल दीजिए 3KCl। ठीक है, 3KCl निकल गया। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर OH भी कितनी बार है, 3 से मल्टीप्लाई हो तो OH भी 3 बार है। इन 3 OH से रिएक्शन करने के लिए एक H यहाँ से और 2 H यहाँ से, यानी 3 H और 3 OH मिलके क्या बना लेंगे, 3H2O बना लेंगे। बन गया। अब आप बताइए आपके पास बचा क्या, ये देखिए OH जा चुका है, पोटेशियम जा चुका है, Cl जा चुका है, H जा चुका है और ये H जा चुका है। अब मेरे पास बचा है R, N और C। तो देखिए यहाँ पर बनेगा RNC। तो आप देखिए आपका जो एमीन समूह पहले था वो कौन से समूह में बदल गया, आइसोसाइनाइड। ये देखिए जो आपका NH2 समूह था अब कौन से समूह में बदल गया, आइसोसाइनाइड समूह में। इसी अपक्रिया को हम कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं। देखिए हिंदी भी इसका लिखा हुआ है कि एमीन समूह को आइसोसाइनाइड समूह में बदलने वाली अपक्रिया को हम कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं। इसके लिए आप एलिफैटिक या एरोमेटिक कोई भी प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और KOH से क्रिया कराएंगे तो आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, इस अपक्रिया को कार्बिल एमीन अपक्रिया या आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं।
अगला दिया बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की फिनॉल और एनिलीन से क्रिया का समीकरण क्या होगा। तो देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले आप देखिए बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड की संरचना यही होती है। इस क्रिया में आपको ध्यान ये देना कि जब आप इसको फिनॉल से या एनिलीन से क्रिया कराएंगे तो यहाँ ध्यान दो, एक नाइट्रोजन पे प्लस है और Cl पे क्या है, माइनस है। क्रिया के दौरान होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जिस नाइट्रोजन पे प्लस है ना, वो इस बॉन्ड को खींच लेता है। अब इस बॉन्ड को खींचने से आप बताइए इस नाइट्रोजन पे कौन सा आवेश आएगा। इस नाइट्रोजन पे आवेश आएगा माइनस और पहले से उस पर कौन सा आवेश है, प्लस, तो ये उदासीन हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर जो HCl है वो निकल जाएगा। अब आप सोचेंगे कि इस वाले नाइट्रोजन का क्या होगा, इसका तो एक बॉन्ड कम होगा। बिल्कुल कम नहीं होगा, क्योंकि जब HCl निकलेगा तो ये जो बेंजीन है ना, ये अपना बॉन्ड सीधे नाइट्रोजन से बना लेगा। तो इसका साफ मतलब है इस वाले नाइट्रोजन को, जिसको मैं इस वक्त ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, इस वाले नाइट्रोजन का कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एक ओर से बॉन्ड गया तो दूसरी ओर से बॉन्ड मिला भी तो। और इस तरीके से आपका ये वाला नाइट्रोजन न्यूट्रल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे न्यूट्रल हो गया और फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में अब कितने बॉन्ड आ गए, डबल बॉन्ड। और ये नाइट्रोजन किससे जुड़ गया है, देखिए यहाँ पे जुड़ गया है इससे, और आपका यहाँ पर पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन बना है। इसी तरीके से आप OH की जगह अगर NH2 लगा देंगे तो यहाँ पर OH की जगह NH2 आ जाएगा और तब वो पैरा हाइड्रॉक्सी की जगह पैरा एमिनो एजोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, अगली क्रिया दिया है, अगला क्वेश्चन दिया न्यूक्लिक अम्ल की संरचना और इसके जैविक कार्य को समझाना है। तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। किसका बहुलक है ये बहुलक माना जाता है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लिक अम्ल बहुलक होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। अब ये न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं आगे भी आपको बताते हैं। चूंकि ये बहुलक है न्यूक्लिक अम्ल, इसका मतलब इसका अणुभार भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले देखिए न्यूक्लिक अम्ल के बारे में लिखा है कि न्यूक्लिक अम्ल उच्च अणुभार वाले जैव बहुलक हैं और इनका निर्माण न्यूक्लियोटाइडों से होता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, एक DNA और एक RNA। तो सबसे पहले देखिए यही चीज़ दिया हुआ है कि ये दो प्रकार के होते हैं, DNA और RNA। न्यूक्लिक अम्ल के घटक क्या है, तो देखिए आपको अभी मैंने बताया था कि न्यूक्लिक अम्ल किससे मिलकर बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। और एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है वो याद रखिएगा। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, शुगर यानी शर्करा, नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय क्षार पाया जाएगा और फास्फोरिक अम्ल पाया जाएगा। इन्हीं 3 चीज़ों से मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा और जब लाखों न्यूक्लियोटाइड बनेंगे तब आपका न्यूक्लिक अम्ल निर्माण होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं शर्करा कौन कौन सा पाया जाएगा। तो देखिए इसमें यहाँ पर जो शर्करा है वो बीटा डी राइबोज या बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज होता है। ये क्या है, देखिए ये जो राइबोज शर्करा है ये पाई जाती है RNA में, और ये जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा इसका नाम है डी लिखा है, यानी ये DNA में पाया जाता है। उसके नाम के पहले अक्षर से ही आप जान जाएंगे कि वो पाया कहाँ जाएगा। अगर यहाँ पे R लिखा है तो राइबोज में, D लिखा है तो DNA में। अंतर क्या है, अंतर ये है कि अगर आप इसके दूसरे कार्बन को देखें, इस कार्बन को देखें, तो इस कार्बन पर जो OH है इसमें से अगर O को निकाल दें, O को निकालना डीऑक्सी कहलाता है। तो देखिए आप यहाँ पर देखिए इस कार्बन से हमने हाइड्रोजन हटा कर केवल O लगाई थी, इसके वर्ड में डीऑक्सी लगा दिया। डी मतलब निकाल दिया, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को। तो DNA RNA में जो शर्करा यूज़ होती है, एक में राइबोज और एक में डीऑक्सीराइबोज शर्करा यूज़ होती है, जो कि ये है। इसके सिवा जो नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं, तो देखिए नाइट्रोजन युक्त क्षार दो प्रकार के होते हैं। एक हमारे पास जो होता है वो होता है प्यूरीन क्षार। कौन सा क्षार होता है, प्यूरीन क्षार। अब ये प्यूरीन क्षार कौन होते हैं, देखिए ये चीज़ है जो आपका ये एडेनिन है, यानी ये एडेनिन जिसको A से लिखते हैं, और जो आपका ग्वानिन यानी G है, ये आपके कहलाते हैं प्यूरीन क्षार। ये DNA RNA में सेम होते हैं। इसी तरीके से पिरिमिडीन क्षार की बात करते हैं तो पिरिमिडीन क्षार मेरे पास 3 होते हैं, साइटोसिन और थायमीन। अगर ये दोनों लेंगे तो ये आपका पाए जाते हैं DNA में, और अगर आप साइटोसिन और यूरेसिल ले लेंगे यानी थायमीन को छोड़ देंगे तो ये आपका पाया जाता है RNA में। इनकी संरचना क्या होती है, तो देखिए तीनों की संरचना बनी है। खास ध्यान देखिए इन पांचों क्षारों में अगर आप ध्यान देंगे तो पांचों क्षारों में ये NH समूह जरूर होता है जो इनके क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है। इसके सिवा आपको बताया गया था शुरू में ही, ये देखिए कि न्यूक्लिक अम्ल जो बनता है उसके 3 घटक होते हैं। एक घटक तो आपने पढ़ लिया शर्करा, एक हो गया नाइट्रोजन तो विषम चक्रीय क्षार, और तीसरा होता है कौन, फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3PO4, यानी ये इसका सूत्र H3PO4 है, इसकी संरचना ये है। ये शर्करा, क्षार और फास्फोरिक अम्ल ये जब तीनों आपस में जुड़ते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा, और ऐसे लाखों न्यूक्लियोटाइड जब बनकर तैयार होते हैं तो वो आपस में जुड़ते हैं, तब बनता है न्यूक्लिक अम्ल। और वही न्यूक्लिक अम्ल DNA होता है या तो फिर क्या होता है RNA होता है। DNA और RNA के जैविक कार्य भी पूछा है तो याद रखिएगा DNA का काम होता है आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, जबकि RNA हमारे शरीर के प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। अगला दिया है कि अगर आप ऊपर का प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया है, 2.5 नंबर के 2 प्रश्न हैं कि विटामिन और हार्मोन पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो आपको बताया गया कि विटामिन क्या होते हैं,
विटामिन ऐसे चीज़ें होती हैं जो जंतुओं के रोगों से क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ये हमारे शरीर में देखिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इन्हीं से हमारी इम्यूनिटी होती है। अगर हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में विटामिन जो होता है, इनकी कमी से जो रोग होता है वो अभाव रोग होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, हमारी बॉडी में विटामिन बनते नहीं हैं। विटामिन डी केवल हमारी बॉडी में बनता है, बाकी कोई विटामिन हमारी बॉडी में नहीं बनेगा, उसको हमको बाहर से ही लेना होता है। तो देखिए यहाँ पर पहले बताया गया है कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं के रोगों से रक्षा करते हैं विटामिन कहलाते हैं। विटामिन जंतु और मनुष्यों के शरीर की रक्षा के लिए जैविक क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है। ये हमारी बॉडी में संश्लेषित नहीं होते हैं डी को छोड़ के। विटामिन के अभाव में हमें तरह तरह के रोग होंगे और इनकी कमी से होने वाले रोगों को अभाव रोग कहते हैं। विटामिन का पहले हम वर्गीकरण करते हैं कि वो पानी में घुलता है या वसा में। तो देखिए विटामिन अगर जल में घुलता है तो विटामिन बी और सी दो ही विटामिन है जो जल में घुलेंगे। बाकी ए डी ई और के ये ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारी बॉडी के वसा में घुलते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आता है कि हार्मोन पे संक्षिप्त टिप्पणी क्या लिखेंगे। तो देखिए हमारी बॉडी में, आपको पहले भी बता रखे हैं इससे पहले वीडियो में, कि हार्मोन हमारी बॉडी में कुछ ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जिनमें नलिकाएं नहीं होती हैं। नलिकाएं ना होने का फायदा क्या है या नुकसान क्या है? नलिका नहीं होने से आपको जिस अंग तक अपने पदार्थ को भेजना है आप डायरेक्ट सप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आप ये समझिए कि आपके पास कोई गाड़ी नहीं है और आपको गोरखपुर या कहीं जाना है, किसी एक जगह जाना है, आपके पास कोई साधन ही नहीं, तो आप किसी दूसरे के साधन का यूज़ करके तभी जा सकते हैं, डायरेक्टली नहीं जा सकते। ऐसे ही इनके पास ग्रंथियाँ, इन ग्रंथियों के पास नली नहीं होती है, तो ये जो भी अपना पदार्थ स्रावित करते हैं ना, वो पदार्थ ये ब्लड में ले जाके घोल देते हैं, क्योंकि ब्लड हर अंग में पहुँचेगा, तो इनको उस पदार्थ को जिस अंग तक भेजना है वो ब्लड के रास्ते ही भेजेंगे। ठीक है, इनके द्वारा निकाले गए पदार्थों को हम क्या कहते हैं, ये नलिका विहीन ग्रंथियों से निकाले गए पदार्थ ही क्या कहलाते हैं, हार्मोन कहलाते हैं। तो देखिए लिखा है कि हार्मोन ऐसे पदार्थ हैं जो नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं और ये रुधिर द्वारा फैलते हैं, क्योंकि इनके पास नलिका नहीं है कि डायरेक्टली ये उस नली को संग तक पहुंचा दें, और ये शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं। याद रखिएगा, हार्मोन का सबसे जरूरी काम होता है जैविक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करना। हमारी बॉडी में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब हार्मोन के द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। अगर हार्मोन कम या ज़्यादा मात्रा में बना, चाहे कम मात्रा में बना या ज़्यादा मात्रा में, तो दोनों से ही हमको नुकसान है। ठीक है, हमारी बॉडी में वृद्धि करना है तो उसके लिए वृद्धि हार्मोन चाहिए। हमारी बॉडी में पता लग रहा है ग्लूकोज की कमी हो रही तो उसको मेंटेन करने के लिए भी हार्मोन चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। और याद रखिएगा, सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम करती है ये पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये हमारे ब्रेन के पास, ब्रेन में होता है। अब यहाँ पे कुछ हार्मोन मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे स्टेरॉयड हार्मोन होता है। स्टेरॉयड हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। पुरुषों के लिए टेस्टोस्टेरोन होता है जो कि उनके टेस्टिस में यानी वृषण में पाया जाता है, और एस्ट्रोजन जो होता है ये पाया जाता है महिलाओं के अंडाशय में। इनका काम क्या होता है? वृषण है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ये पुरुष जननांगों को, है ना, यानी मेल के जो पार्ट होते हैं उनको डेवलपमेंट में कार्य करता है, और जो एस्ट्रोजन होता है वो जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उनके लिए काम करता है। ऐसे ही हमारे पास हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकोजन होता है। इंसुलिन और ग्लूकोजन कहाँ से निकलता है? दोनों ही पैंक्रियाज यानी अग्नाशय से निकलेगा। इंसुलिन का काम होता है कि अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज कम है, अधिक हो गया तो उसको ये कम करेगा। और ग्लूकोजन क्या करता है, अगर आपकी बॉडी में या ब्लड में ग्लूकोज बहुत कम हो गया तो उसकी मात्रा को ये क्या करता है, बढ़ा देता है। इस प्रकार से ये हार्मोन जो है हमारी बॉडी में तरह तरह की एक्टिविटी को नियंत्रित करते हैं। तो आपका ये 347 जीबी के जितने भी प्रश्न थे वो सॉल्व हो गए। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे प्रश्न जो बताए गए वो समझ में आ गए होंगे। कुछ दिन के बाद आपको 2024 के बाकी जो पेपर बचे हुए हैं उनके भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तब तक आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगे रहिए। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, उसका वीडियो आपके पास अच्छे बना करके भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।